वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट्स नाम की एक सोसाइटी थी और इसी सोसाइटी की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया नागरदास पारेख थे। उनकी पत्नी का नाम यशोमती बेन था। नागरदास और यशोमती के 2 बच्चे थे, एक बेटा भवेश पारेख और एक बेटी हेतल पारेख। साल 1987 में यह परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर रहने लगा था। नागरदास का ज्वेलरी का बिजनेस था जो कि कोलकाता में अच्छा खासा चल रहा था और उनकी बेटी हेतल पारेख वेल लैंड गोल्ड स्मिथ नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी जो बाजार कोलकाता में ही पड़ता था। लेकिन पारेख फैमिली के आनंद अपार्टमेंट्स में आने से पहले सन 1987 में ही इस आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया गया था और उसका नाम था धनंजय चटर्जी। उसका जन्म वेस्ट बंगाल के कुलुदेही नामक जगह पर हुआ था और धनंजय ने 1987 में पारेख फैमिली के यहां आने से पहले ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। धनंजय मॉर्निंग शिफ्ट में वहां पर ड्यूटी करता था, यानी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी और सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था। उधर पारेख फैमिली में भी सब कुछ नॉर्मल था। पिता नागरदास और उनका बेटा ज्वेलरी का बिजनेस संभालते थे। माँ एक हाउसवाइफ थी और बेटी स्कूल में पढ़ती थी। इधर धनंजय की सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी भी ठीक चल रही थी। और फिर साल 1989 में धनंजय ने एक लड़की से शादी कर ली। उस लड़की का नाम पूर्णिमा था। वो लड़की आंगनवाड़ी में एक वर्कर थी और 1200 रुपए पर मंथ की सैलरी पर काम करती थी। धनंजय ने पूर्णिमा से ये कहकर शादी की थी कि ये बीएसएफ का जवान है। लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा को पता चला कि धनंजय तो किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। पूर्णिमा को मजबूरन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी रहने लगी और अब सन 1990 का साल शुरू हो चुका था। नागरदास की बेटी हेतल पारेख 10th क्लास में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास में उसका बोर्ड्स का एग्जाम शुरू हो गया। सुबह 7:30 बजे के समय वो अपने घर से एग्जाम के लिए निकलती थी। उसका आईसीएससी बोर्ड्स का एग्जाम था और दोपहर के 1 बजे तक एग्जाम खत्म होने के बाद वो घर वापस आ जाती थी। लेकिन 2 मार्च को जब वो अपने घर आती है तो अपनी माँ से कहती है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे गंदी नजर से देखता है और गंदे गंदे कमेंट्स पास करता है। माँ ने अपनी बेटी की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 3 मार्च को हेतल एग्जाम देने के बाद घर वापस आती है और फिर से अपनी माँ से कहती है कि आज फिर जब वो आ रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने गंदे लहजे से उसे पिक्चर देखने चलने को कहा है। इस बार हेतल की माँ को गुस्सा आता है और थोड़ा अजीब भी लगता है। शाम को जब हेतल के पिता नागरदास घर पर आते हैं तो हेतल की माँ यशोमती ने उनसे सारी बात बताई, यानी जो कुछ हरकत वो सिक्योरिटी गार्ड हेतल के साथ कर रहा था वो सब हेतल के पिता को बताया। और ये सब सुनकर नागरदास को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी समय सोसाइटी के हेड से कंप्लेंट कर देते हैं। सोसाइटी की कमेटी कंप्लेंट को देखते हुए एक्शन लेती है और 4 मार्च को सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी का किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर देती है। अब 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड को आनंद अपार्टमेंट्स में आना था और धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था। लेकिन जब 5 मार्च 1990 का दिन शुरू होता है, धनंजय को कहीं और ड्यूटी जाना था, लेकिन वो नहीं गया और सुबह के 6 बजे वो आनंद अपार्टमेंट्स में ही आ जाता है और अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। इधर पारेख फैमिली की बात करें तो सुबह ही नागरदास और उनका बेटा अपने काम पर चले गए। सुबह 7:30 बजे तक उनकी बेटी हेतल भी अपने एग्जाम के लिए चली गई और हेतल की माँ घर पर ही थी। दोपहर में 1 बजे तक हेतल अपना एग्जाम देकर के घर आ जाती है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हर रोज की तरह शाम के 5 बजे हेतल की माँ यानी यशोमती बेन पूजा करने के लिए पास के ही एक मंदिर में जाती है। यानी अब शाम के 5 बज रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी की शिफ्ट दोपहर 2 बजे ही खत्म हो गई थी। लेकिन अब शाम के 5 बज रहे थे और वो अपने घर नहीं गया था। नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे, यानी धनंजय अब ऑफ ड्यूटी हो चुका था। उसने वहीं सिक्योरिटी गार्ड रूम में अपने यूनिफॉर्म को उतारकर अपने घर वाले कपड़े पहन लिए। उसने क्रीम कलर की शर्ट और पैंट पहनी थी। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो 5:20 पर हेतल की मां यशोमती मंदिर गई थी
और धनंजय ने उनको जाते हुए भी देखा था। लेकिन 5:25 पर धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं 3rd फ्लोर पर जा रहा हूं और अभी वापस आ जाऊंगा। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने 3rd फ्लोर पर जाने का कारण पूछा तो धनंजय ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है, उनको बताना है कि मैं जल्द ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चला जाता है और हेतल पारेख का घर भी इसी 3rd फ्लोर पर ही था, क्योंकि ये सन 1990 की घटना है और उन दिनों हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करता था। लेकिन हेतल पारेख के घर पर एक टेलीफोन था, तो 5:25 पर धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाता है। लेकिन वो जिस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था, तभी उसके मैनेजर आनंद अपार्टमेंट आ जाते हैं। वो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछते हैं कि क्या आज मॉर्निंग शिफ्ट में नए गार्ड ने रिपोर्ट किया था। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने बताया कि नहीं सर, वो तो नहीं आए थे, अभी तक तो धनंजय ही ड्यूटी कर रहा है। मैनेजर उससे पूछते हैं कि धनंजय कहां पर है। गार्ड कहता है वो तो 3rd फ्लोर पर कुछ काम करने के लिए गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। मैनेजर उसको बुलाने के लिए कहते हैं। फिर गार्ड बिल्डिंग के बाहर आता है और नीचे से धनंजय को आवाज लगाता है, तो धनंजय 3rd फ्लोर की एक खिड़की से चिल्लाकर कहता है कि ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूं। और धनंजय 5:45 पर लिफ्ट से नीचे आता है। मैनेजर उसको अपने पास बुलाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर जाते हुए उससे कहते हैं। मैनेजर धनंजय से पूछते हैं कि तुमको तो कहीं और रिपोर्ट करना था, तुम वहां क्यों नहीं गए। धनंजय कहता है कि कुछ निजी कारणों के चलते मैं वहां नहीं जा पाया, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही दिनों में ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। उनके बीच थोड़ी और बातचीत होती है। फिर मैनेजर वहां से चले जाते हैं और 5:50 के आसपास हेतल पारेख कीमा मंदिर से अपने घर आनंद अपार्टमेंट आती है। वो लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाती है और अपने अपार्टमेंट की डोर बेल बजाती है। इसके बाद वो थोड़ा इंतजार करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब कई बार बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, तो वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर हेतल की मां दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक था। वो अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाती है। आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ लोग और उनके घर के सर्वेंट्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट जाता है और हेतल की मां घर के अंदर जाती है। साथ में कुछ पड़ोसी भी अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। फिर मां अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उनकी चीख निकल गई, क्योंकि अंदर हेतल पारेख लहूलुहान पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। हेतल की मां ने तुरंत अपने पति नागरदास को टेलीफोन के जरिए कॉल करके हेतल के बारे में बताया। नागरदास और हेतल के भाई तुरंत अपने घर पर आते हैं और धीरे धीरे ये खबर पूरी बिल्डिंग में फैल गई और हेतल के घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रात के 9 बजे पुलिस को फोन करके बुलाया गया। पुलिस आनंद अपार्टमेंट में आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस घर की छानबीन शुरू करती है। छानबीन के दौरान क्रीम कलर का एक बटन मिलता है जो किसी शर्ट का लगता था और एक गले की चैन मिलती है। इस चैन को देखकर पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट ने क्लेम किया कि ये चैन उसकी है और यहां आने के बाद भीड़ भाड़ में गिर गई थी। पुलिस को बटन और चेन के अलावा भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलते हैं, जैसे खून के सैंपल, फटे हुए कपड़े वगैरह। फिर 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू करती है। हेतल के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था और मैंने उसके खिलाफ सोसाइटी में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया था। 5 मार्च को उसको दूसरी जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो नहीं गया और वो यहीं पर रुका रहा। मुझे शक है कि इस घटना के पीछे उसका ही हाथ होगा और पुलिस की एक टीम धनंजय को ढूंढना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के आसपास में देखा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। और जब हेतल की मां से पूछताछ की जाती है, तो हेतल की मां ने भी वही बताया जो उसके पिता ने बताया था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कल शाम को मंदिर से वापस घर आई, तो लिफ्ट मैन ने मुझे बताया था कि उसने धनंजय को मेरे अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। हेतल की मां ने यह भी बताया कि उनके घर से एक घड़ी भी गायब हुई है। शायद धनंजय ने घर से निकलते समय उस घड़ी को चुरा लिया होगा। लेकिन जब लिफ्ट मैन से पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है कि मैंने कल शाम को 5:45 पर धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट में नहीं, उसको लिफ्ट से नीचे आते वक्त देखा था।
पुलिस पूछती है कि वो कितने बजे ऊपर गया था, तो लिफ्ट मैन कहता है कि मैंने उसको ऊपर जाते समय नहीं देखा था, उस समय मैं वॉशरूम में चला गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हेतल की मां ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि उनसे लिफ्टमैन ने कहा था कि धनंजय को उसने उनके अपार्टमेंट में जाते हुए देखा था। लेकिन यहाँ तो पुलिस को लिफ्टमैन खुद बोल रहा है कि धनंजय जब 3rd फ्लोर पर आया था तो ये वॉशरूम में चला गया था। इसका मतलब है कि हेतल की मां झूठ बोल रही थी। अब पुलिस नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है। उस गार्ड ने बताया कि 5:25 पर धनंजय 3rd फ्लोर पर गया था। उसी समय हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर यहां पर आ गए, तो मैंने धनंजय को ऊपर से नीचे आने के लिए आवाज लगाई थी। उस समय करीब 5:45 हो रहे थे और धनंजय तुरंत नीचे आ गया था। अब सिक्योरिटी गार्ड के उस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। उनसे धनंजय के बारे में कुछ और भी जानकारियां मिलती हैं। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि उसके कुछ पर्सनल कारण थे। उसके घर पर किसी बच्चे की जनेऊ संस्कार की पूजा थी और 5 मार्च की रात को उसे अपने गांव जाना था। उसने सुबह ही अपना बैग पैक करके रख लिया था और वो अपने बैग को लेकर अपनी ड्यूटी पर आ गया था। उसका प्लान ये था कि वो यहीं से कपड़े बदलकर सीधा अपने गांव के लिए निकल जाएगा। लेकिन गांव जाने में अभी थोड़ा समय था, तो कुछ घंटे वो बिल्डिंग में ही रुक गया था। फिर वो किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला गया। उसके बाद वो अपने गांव के लिए निकल गया। इधर हेतल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें यह पता चला कि हेतल के शरीर पर चाकू के निशान थे। लेकिन इन सबसे पहले हेतल का गला घोंटा गया था। डॉक्टर को सेक्सुअल इंटरकोर्स का यानी शारीरिक संबंध बनाए जाने का भी निशान मिला। चाकू के निशान के अलावा भी कई और इंजरीज थी और कहां-कहां पर चाकू के निशान थे, ये आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। 5 मार्च को यह घटना घटी थी और 12 मई को यानी 2 महीनों के बाद पुलिस धनंजय को उसके गांव में जाकर अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी में पुलिस को वो कपड़ा भी मिल जाता है जिसे धनंजय ने वारदात वाले दिन पहना था, और वो घड़ी भी मिल गई थी जो उसने पारेख फैमिली के घर से चोरी की थी। अब आपके दिमाग में ये कहानी घूमनी शुरू हो गई होगी कि धनंजय 3rd फ्लोर पर आया होगा, उसने हेतल को मारा होगा और जब उसके कपड़ों पर खून के छींटे आए होंगे तो उसने कपड़े बदल लिए होंगे क्योंकि वो अपने कपड़ों का बैग साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने घड़ी चोरी की होगी और फिर ये सब करने के बाद धनंजय नीचे आ गया होगा। यही कहानी उस समय भी लोगों की जबान पर थी और यही कहानी मीडिया में चल रही थी और सबको यही लगने लगा था कि धनंजय ने पहले तो हेतल के साथ रेप किया होगा और फिर उसकी हत्या कर दी। लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने 16 साल की लड़की के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम किया है। लोग सड़कों पर उतरकर फांसी दो के नारे लगाने लगे थे। फिर ये केस कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। उस पर कत्ल और चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। चोरी का केस इसलिए क्योंकि उसने घड़ी चुराई थी। पुलिस को जो भी एविडेंस क्राइम सीन से मिले थे वो सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, यानी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला था। कोई भी डायरेक्ट विटनेस नहीं था जिसने धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट में अंदर जाते हुए देखा हो या फिर बाहर आते हुए देखा हो। क्राइम सीन से जो चेन मिली थी वो पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट की थी और जो क्रीम कलर का बटन मिला था वो धनंजय के घर से मिली क्रीम कलर की शर्ट से मैच कराया गया। लेकिन फॉरेंसिक टीम कंफ्यूज थी कि ये बटन इसी शर्ट का है या नहीं। और फिर अलीपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है और जितने भी गवाह मिले थे वो सब के सब कोर्ट में जाते ही अपने बयान से पलट जाते हैं। पड़ोस में काम करने वाला सर्वेंट जिसकी चैन हेतल के घर पर मिली थी, वो आदमी कहता है कि मैंने वो चेन धनंजय को गिफ्ट में दी थी और जब धनंजय हेतल के घर पर आया होगा तो वो चैन वहां गिर गई होगी। बाकी के गवाह भी ऐसे ही अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे, जैसे उन्हें पूरा विश्वास हो कि धनंजय ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। और फिर पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इन गवाहों के आधार पर ही तैयार की थी। धनंजय चटर्जी बार बार कहता रहा कि इस सब के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है, उसने हेतल को नहीं मारा है। और उसने कहा था कि वो तो किसी के कत्ल के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वो बार बार यही कहता रहा था। इधर अलीपुर सेशन कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को देखकर और समझकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी। फिर यह मामला कोलकाता के हाई कोर्ट में चला गया
वहां से भी धनंजय को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला और यहां पर भी सुनवाई होती है। कोर्ट का मानना था कि इस आदमी के ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इसने तो एक हीनियस क्राइम किया है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन उस समय भी धनंजय यही कहता रहा कि वो बेकसूर है, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है। इसके बाद 25 जून 2004 को फांसी का दिन तय किया गया, लेकिन 24 जून को धनंजय ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन भेज दी, जिस वजह से फांसी की डेट को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट ने धनंजय की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। ये तो जाहिर सी बात थी कि जिस आदमी ने 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की है, उसको माफी कैसे मिल सकती थी। मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद फांसी की तारीख, टाइम और जगह ये सब तय किया गया और वो था 15 अगस्त सन 2004 सुबह के 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल। लेकिन जब धनंजय की फांसी की खबर बाहर आने के बाद धनंजय के फेवर में ह्यूमन राइट्स के लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि किसी भी इंसान के पास किसी को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब धनंजय के लिए भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, लेकिन इन सभी प्रोटेस्ट का किसी पर कोई भी असर नहीं हुआ और जब 15 अगस्त 2004 की सुबह 4 बजे के आसपास धनंजय को जेल स्टाफ वाले उठाते हैं, उसे नहलाया जाता है। धनंजय के लिए नए कपड़े भी लाए गए थे, नहलाकर उसे नए कपड़े दिए गए थे। उसके बाद पुलिस वाले धनंजय को फांसी वाली जगह पर लेकर जाते हैं और जाते हुए धनंजय एक पुलिस वाले से यह पूछता है, क्या मेरे मरने के बाद भी ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा? लेकिन पुलिस वाला उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। अब ये लोग धनंजय को लेकर फांसी वाले कमरे में पहुंचते हैं और सारी औपचारिकताओं को पूरा किया गया। वहां पर डॉक्टर्स भी मौजूद थे और फिर धनंजय को नाता मलिक झल्लाद को सौंप दिया गया। धनंजय को फांसी देने की तैयारी हो चुकी थी। धनंजय अपने आखिरी समय में भगवान से प्रार्थना करता है कि इसका घर और परिवार सब सुखी रहे और स्वस्थ रहे। और धनंजय ने वहां खड़े लोगों से यह भी कहा था कि मैं गुनहगार नहीं हूं और मैंने कत्ल नहीं किया है, मुझे तो फंसाया गया है, मैं एक गरीब इंसान हूं तो मेरी बात कौन सुनेगा। इसके बाद 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दे दी गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर्स धनंजय के पास जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो मर गया है या फिर जिंदा है। जब डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया कि धनंजय की मौत हो चुकी है, इसके बाद उसकी बॉडी को फांसी के फंदे से निकाला गया। धनंजय की बॉडी को लेने के लिए उसके घर से कोई भी नहीं आया था, क्योंकि सबको यही लगता था कि धनंजय क्रिमिनल था। और फिर जेल अथॉरिटीज ने ही धनंजय का अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह केस खत्म हो गया था, अब सबको शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग इस केस को विक्टिम के एंगल से देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ना इस केस को धनंजय के एंगल से भी देखा जाए। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 3rd फ्लोर पर गया तो था, लेकिन हेतल पारेख के घर की तरफ नहीं गया था, बल्कि लोग उसको कभी कभार मेंटेनेंस के लिए बुला लेते थे। किसी की कोई भी चीज खराब हो जाती तो वो उसे ठीक कर देता था या फिर उसे रिपेयरिंग शॉप पर भिजवा दिया करता था। और इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उसने कभी हेतल के साथ बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि वो तो वहां किसी से बात भी नहीं करता था, वो तो अपने काम से काम रखता था। जब कोई उसे किसी काम के लिए बुलाता था तो तभी वो उनसे बात करता था। लेकिन एक और कहानी थी जिस पर नजर कुछ साल बाद पड़ी, और ये कहानी थी धनंजय के नजरिए से। फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त तक धनंजय ये कहता रहा था कि वो निर्दोष है, उसने कभी अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया था। दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आई, जब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस करके कुछ नए तथ्य सामने रखे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कहीं कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से या हेतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान या कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले थे। हेतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन वो चाकू भी कभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। और अगर बात करते हैं गवाहों की, तो पहला गवाह एक दूसरा गार्ड था जिसने दावा किया था कि 5:45 पर उसने धनंजय को आवाज दी थी और उसने वहां से नीचे झांक के देखा था। एक और व्यक्ति था, एक लिफ्टमैन, जिसने पहले इस बात पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलटा।
उसने बताया कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते हुए नहीं देखा। दोनों गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थीं। दूसरा गार्ड कह रहा था कि जब उसने धनंजय को आवाज दी तो उसने तीसरे माले से नीचे देखा था, जबकि हर माले पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, यानी फैंस थी। यानी अगर वहां से कोई नीचे झांके तो नीचे वाला आदमी उसे देख नहीं सकता था। हेतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हेतल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली थी, जबकि लिफ्टमैन ने बताया कि तब समय 4:10 हो रहा था, और ये कि जब गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में हेतल वाले फ्लोर पर गया और 5:45 पर बाहर भी आ गया। यानी इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए धनंजय के पास सिर्फ 20 मिनट थे, और इस बीच उसने अपना नाम पुकारा जाने पर बाहर निकलकर नीचे झांककर जवाब भी दिया था। और धनंजय के घर से बरामद हुई घड़ी को लेकर भी कई सवाल उठाए गए, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और कई चीजें थीं, लेकिन सिर्फ घड़ी ही गायब हुई। और जांच में चोरी हुई घड़ी और धनंजय के पास से बरामद हुई घड़ी के सीरियल नंबर भी मैच नहीं हुए थे। और फॉरेंसिक एविडेंस के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट्स में वीर्य के निशान पाए गए, लेकिन कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात मेंशन नहीं थी। एक सवाल यह भी था कि अगर हेतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी तो हेतल ने उसे अंदर क्यों घुसने दिया। जब हेतल की मां घर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय दरवाजा अंदर से कैसे बंद कर सकता था? और हेतल तो मर चुकी थी, उसने दरवाजा कैसे लगाया होगा? एक बात यह भी पता चली थी कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने खुद उसके खिलाफ अपने सुपरवाइजर से कंप्लेंट की हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी अदालत में ध्यान नहीं दिया गया। ऑफिशियल कहानी के अनुसार हेतल की मौत के बाद उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इसके बारे में 3 घंटे बाद क्यों बताया गया? सुनवाई के बाद हेतल की मां ने शहर क्यों छोड़ दिया? और कई बार वो ट्रायल में भी नहीं आई। और फिर जल्दी ही हेतल के पिता और भाई ने भी शहर छोड़ दिया। धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की गई थी, उसकी कॉपी कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। सबूतों की जिस लिस्ट को अदालत में पेश किया गया, उस पर किसी चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी की सजा से सहमत हो सकते हैं, जो गलत नहीं है। बिल्कुल संभव है कि इस मामले में दोषी धनंजय था, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, और वो बात यह है कि न्याय इंसान का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। यानी कुछ गलत हो तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन झूठ भी इंसान का बनाया कॉन्सेप्ट है, इसलिए किसी के कह देने भर से कोई दोषी नहीं होता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।